तो दोस्तों आज अपने लोग क्लास 11th का एक नई चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर। और ये वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज अपने लोग सिंपल सी बात है, बेसिक सब के बारे में बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन्हीं सब के बारे में आज अपने लोग बात करने वाले हैं। लेकिन इन सबसे पहले अपने लोग ये देखेंगे, ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये वेक्टर जो है या फिर स्केलर जो है वो आता कहाँ से है। तो उसके लिए अपने लोग को एक छोटा सा क्वांटिटी देखना पड़ेगा, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, और वहीं से देखना अपना ये वेक्टर और स्केलर दोनों निकल के आने वाला है। और इस चैप्टर को आप लाइटली लेने का कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको हर एक जगह पीछा करने वाला है, चाहे वो क्लास 11th हो या फिर 12th हो। तो ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं उस क्वांटिटी से जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी, और देखना वहीं से अपना ये वेक्टर और स्केलर निकल के आने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम उस क्वांटिटी के बारे में जानने का कोशिश कर रहे हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या। फिजिकल क्वांटिटी, तो देखो दोस्तों ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो यूनिवर्स बोल लो या फिर कहीं भी बोल लो, जब भी कोई फिजिकल प्रोसेस होता है, कहीं भी कोई फिजिकल प्रोसेस हो रहा होता है, और उसी फिजिकल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए या फिर डिस्कस करने के लिए हम लोग जिस क्वांटिटी को यूज करेंगे उसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब ये फिजिकल प्रोसेस क्या है, जैसे देखो कार के ए से बी तक जाना, कार का मोशन करना, क्या एक फिजिकल प्रोसेस है। जैसे ये मैं यहाँ से यहाँ आया या फिर यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, ये क्या एक फिजिकल प्रोसेस है। जैसे दो बॉडी को कोलाइड करना, ये सब क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। और अलग अलग फिजिकल प्रोसेस पे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी यूज होता है। तो अब सवाल है फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो देखो ये जो अभी आपने देखा फिजिकल प्रोसेस, कार के यहाँ से यहाँ जाना या फिर बॉडी को कोलाइड करना, तो इस प्रोसेस को, इस फिजिकल प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए हम लोग जिस जिस क्वांटिटी का सहारा लेंगे, यानी कि यूज करेंगे, उस क्वांटिटी के यूज करके उस फिजिकल प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, वही क्वांटिटी क्या कहलाएगा, तो अपना फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। तो सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो ये पॉइंट ये है और यहाँ पे इसका वेलोसिटी है v। अब ये वेलोसिटी भी है तो कार यहाँ पे चुपचाप बैठेगा नहीं, ये चलेगा। तो चलने दो भाई, चल करके मान लो ये b के पास आया, b के पास आया और इसका वेलोसिटी मान लो v डैश, वेलोसिटी भी बढ़ गया। अब आपसे कोई पूछता है कि भाई साहब इस कार के मोशन के बारे में डिस्कस करो, कार जो ए से बी तक आया इसके बारे में हमें समझाओ डिस्कस करके। तो ये कार का मोशन करना क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। तो यानी कि वो फिजिकल प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या बताओगे कि कार में कितने आदमी बैठे हुए हैं, कार का चक्के कितने लगे हुए हैं, कार कौन से कलर के, ये सब बताओगे। तो जवाब है नहीं। आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि देखिए भाई साहब जो कार ए से बी तक गया, ए से बी तक आया, उसमें उसने टाइम लिया है, जो भी लिया होता वो बताएंगे। मान लो 10 सेकेंड लिया है तो ये बताएंगे कि कार ए से बी तक जाने में 10 सेकेंड लिया है। फिर बताओगे कि ए से बी तक गया, उसमें उसका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस 15 मीटर होगा तो 15 मीटर बताते हैं। फिर देखिए, फिर आगे बताओगे कि भाई साहब देखिए जो कार जो ए पे था तो उसका वेलोसिटी v डैश है, तो v डैश बताओगे। कार का वेलोसिटी 8.8, v डैश है तो v है तो v बताओगे, और उसका जो भी मैग्नीट्यूड होता है वो बताओगे। फिर बताओगे कि देखिए कार का वेलोसिटी जो है v पॉइंट पे, वो v डैश से v डैश हो गया तो बताओगे। अब देखो वेलोसिटी चेंज हुआ है तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा कार के पास, तो एक्सेलरेशन जो होगा मान लो a डैश, तो ये a के वैल्यू बताओगे a डैश का। तो इस फिजिकल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए जिसने हमसे ये पूछा है इस फिजिकल प्रोसेस के बारे में बताओ, उसको समझाने के लिए हमने इन क्वांटिटी का सहारा लिया, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और इसी क्वांटिटी के सहारा से हमने इस फिजिकल प्रोसेस को डिस्कस किया। तो यही क्वांटिटी क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी इतना ही नहीं होता है, ढेर सारा होता है, और डिपेंड करता है कैसा फिजिकल प्रोसेस हो रहा है। इसमें और बताना चाहेंगे तो कार का पोजीशन बताएंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। तो ढेर सारा फिजिकल क्वांटिटी होता है जो अपने लोग आगे चल करके देखेंगे।
हो सकता है यहाँ पे मोमेंटम बताते तो कार का यहाँ पे मोमेंटम बताते ए पे बी पे। तो ऐसे ढेर सारा फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे देखो एक और एग्जांपल देखो, जैसे हम कहीं पे वाटर को बॉयलिंग कर रहे हैं, तो वाटर को बॉयलिंग करना क्या एक फिजिकल प्रोसेस है। अब उसको बॉयलिंग कर रहा है तो उस वाटर का हॉटनेस या फिर कोल्डनेस बताने के लिए अपने लोग क्या यूज करते हैं, एक टेम्परेचर वर्ड का यूज करते हैं कि भाई साहब देखिए अभी जो वाटर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है या फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपने जो ये टेम्परेचर वर्ड यूज किया वाटर का हॉटनेस या फिर कोल्डनेस बताने के लिए, ये भी क्या कहलाएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब उम्मीद है कि आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्लियर कट आइडिया लग गया होगा। तो अब इसको हम लिख देते हैं और फिर अपने लोग वेक्टर की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लिख दे रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो देखो दोज क्वांटिटीज which are used to discuss about any physical process is known as फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, अब इसका एग्जाम्पल ढेर सारा हो सकता है। जैसे देखो फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, मास। ऐसे इसका लिखते जाओ यार, ये खत्म नहीं होने वाला है ETC। यानी कि ये सब क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपको उम्मीद लग गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी उन क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके हेल्प से, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वही यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, अब इसे राइट डाउन करो। अब अपने लोग वेक्टर की तरफ, जो अपना मेन चैप्टर है उसके तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, इसे राइट डाउन करो। तो दोस्तों अभी हमने जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा है उसी के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है और यही से अपने लोग देखना, इसी एग्जाम्पल के थ्रू अपने लोग वेक्टर की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल है, मास, टाइम, डिस्टेंस, पोजीशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीज होता है, जिसमें से एक चीज तो फिक्स होता है और एक चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो पहला जो है, अगर कहीं भी फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पास एक चीज फिक्स्ड होगा, वो क्या है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ये होगा फिक्स्ड। और दूसरा है अपना डायरेक्शन। डायरेक्शन ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी। अब सवाल है कि किन क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है और किसके पास नहीं है। ये तो पता चल गया कि मैग्नीट्यूड सभी के पास होगा। अगर फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल प्रोसेस हो रहा है और वहां पे वो है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा ही। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी थोड़ा बता देता हूं। जैसे देखो ये कार है और इसका वेलोसिटी भी है। तो अब कोई कार चल रहा है, उसके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का कुछ वैल्यू होगा ना। हो सकता है कार 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हो, 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा हो, 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा हो। तो आपने ये बोला 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है या फिर 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो आपने ये बता रहे हो कि कार जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है या फिर 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यही क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। जैसे देखो कार ए से बी तक पहुंचा, तो ए से बी तक पहुंचा तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस डिस्टेंस का कुछ वैल्यू होगा ना कि भाई कार जो है 50 मीटर चला है या फिर 70 मीटर चला है। तो ये क्या कहलाएगा, 50, 70, ये क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा।
अब ए से बी तक जाने में कुछ टाइम भी लिया होगा, तो टाइम का भी वैल्यू होगा ना, हो सकता है 10 सेकेंड हो या फिर 15 सेकेंड हो, तो ये क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाता है। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैथमेटिकल वैल्यू बोलते हैं 10, 20, 50, वो क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। अब देखो, हो सकता है कार के पास 0 मीटर पर सेकेंड हो, किसी का मैग्नीट्यूड 0 है, तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब है कि वो फिजिकल क्वांटिटी वहां पे मीनिंगलेस है, उसका वहां पे कोई वैल्यू नहीं है। जैसे देखो, कार का स्पीड क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड से कार जिंदगी भर चलेगा तो भी यहीं पे रहेगा, फिर ए से बी तक पहुंचेगा, तो जवाब है ए पे ही जिंदगी भर रहेगा। तो क्या वैसे क्वांटिटी का वहां पे कुछ सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं है, तो जवाब है नहीं। यानी कि वो क्या है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का 0 जहां पे होगा वैल्यू मैग्नीट्यूड, वो क्या कहलाएगा, मीनिंगलेस कहलाएगा। ये तो मैग्नीट्यूड को लेकर के हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन को लेकर के, कि डायरेक्शन किसके पास है और नहीं है। तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही, जैसे मास है तो मान लो 10 kg है, और टाइम है तो मान लो 15 सेकेंड है, तो उससे इसका मैथमेटिकल वैल्यू होगा, मतलब मैग्नीट्यूड। फिर डिस्टेंस तो हो सकता है 15 मीटर, 10 मीटर, जो भी हो। फिर देखो पोजीशन है तो ये भी हो सकता है 20 मीटर, 50 मीटर। फोर्स तो 10 न्यूटन, जो भी होगा। फिर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी मान लो 15 मीटर पर सेकेंड। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, जो फिजिकल क्वांटिटी के पास होगा ही, अगर वहां पे वो फिजिकल क्वांटिटी है तो। अब बात है डायरेक्शन, कि डायरेक्शन किसके पास होता है और किसके पास नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट कि डायरेक्शन किसी के पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपने लोग बात करते हैं, क्या मास के पास डायरेक्शन है या फिर नहीं है। तो दोस्तों देखो, आपसे कोई मास पूछता है तो आप मास बताते समय डायरेक्शन मेंशन करते हो या फिर नहीं। जैसे आपसे कोई मास पूछ रहा है तो आप क्या बताते हो कि मेरा मास 50 kg है, 70 kg है, 80 kg, ऐसे बताते हो। यानी कि वहां पे आप डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहे हो। आप कभी ऐसे नहीं बताते हो कि मेरा मास जो है 50 kg ईस्ट की तरफ है, 20 kg साउथ की तरफ है, 30 kg नॉर्थ की तरफ है, ऐसे कभी बताते हो, तो जवाब है नहीं। यानी कि इसका मतलब मास को डिस्कस करते समय हमें डायरेक्शन का कोई नीड नहीं है, और बिना डायरेक्शन बताए हुए मास के बारे में बात करते हैं और सामने वाला समझ भी जाता है। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि मेरा मास 30 kg है, तो सामने वाला समझ जा रहा है कि नहीं भाई साहब का मास कितना है, 30 kg है, यानी कि उसको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसका मतलब मास को डिस्कस करते समय डायरेक्शन का नीड है या फिर नहीं, तो जवाब है नहीं। यानी कि इसके पास तो डायरेक्शन नहीं है, इस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होगा मास के पास, जो कि अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है। अब अगला क्वांटिटी है टाइम। क्या टाइम के पास डायरेक्शन होता है या फिर नहीं, इसके बारे में सोचते हैं जरा। देखो दोस्तों, इसके पास भी डायरेक्शन नहीं होता है। कैसे, तो देखो, जब भी आपसे कोई टाइम पूछता है तो आप कैसे टाइम बताते हो कि नहीं अभी भाई साहब 2 जो बज रहा है वो साउथ की तरफ बज रहा है, या फिर 2 बज रहा है वो नॉर्थ की तरफ बज रहा है, ऐसे कभी बताते हो, तो जवाब है नहीं। आप डायरेक्ट बताते हो कि नहीं अभी टाइम जो हो रहा है 2 बज रहा है, या फिर हाँ AM PM करते हो तो अलग बात है, टाइम जो हो रहा है अभी 5 बज रहा है, वो एक ऐसे बताते हो। यानी कि उसके बताने के लिए, टाइम को बताने के लिए आप डायरेक्शन यूज नहीं कर रहे हो और सामने वाला समझ भी रहा है। इसका मतलब क्या टाइम को बताने के लिए, टाइम के बारे में डिस्कस करने के लिए डायरेक्शन का नीड है, तो जवाब है नहीं है। तो यानी कि टाइम के पास भी डायरेक्शन नहीं है। दोस्तों अब अगला क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि है डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस को डिस्कस करने के लिए हमें डायरेक्शन का नीड है या फिर नहीं है, तो जवाब है नहीं। कैसे, तो देखो, आप कपड़ा दुकान में जाते हो और कपड़ा दुकानदार से बोलते हो कि भाई मेरे को 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ऐसे ही बोलते हो। यानी कि आप ऐसे तो नहीं बोलते कि भाई मेरे को 2 मीटर कपड़ा चाहिए एक्स की तरफ, वाई की तरफ या फिर जेड की तरफ, ऐसे आप बोलते हो, तो जवाब है नहीं। आप डायरेक्ट बोलते हो कि मेरे को 2 मीटर कपड़ा चाहिए, और दुकानदार, सबसे बड़ी बात है ये कि आप सिर्फ ने ये बोला कि मेरे को 2 मीटर कपड़ा चाहिए और वो काट करके दे भी दे रहा है। यानी कि बिना डायरेक्शन बोले आपने कपड़ा मांगा उससे और उसने दे भी दिया।
उसका मतलब क्या डायरेक्ट डिस्टेंस को डिस्कस करने के लिए डायरेक्शन का नीड है? तो जवाब है नहीं। अब अगला क्वांटिटी है पोजीशन। क्या पोजीशन को डिस्कस करने के लिए डायरेक्शन का नीड है? तो जवाब है। इसको डिस्कस करने के लिए डायरेक्शन का नीड है। कैसे? तो इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे देखो, ये ओरिजिन है, ये तो सबको पता होगा। अब देखो, कोई बंदा यहां से एक्स की तरफ 10 मीटर पे खड़ा है और ये y हो गया, नेगेटिव x नेगेटिव y। अब देखो, इससे मैं मिलना चाहता हूं, इस बंदा से मिलना चाहता हूं जो x कोऑर्डिनेट पे 10 मीटर पे खड़ा है। अब देखो, मैं यहाँ पे आया ओरिजिन पे, मेरे को ये नहीं पता है कि वो किधर है, x y z किधर है, ये मेरे को नहीं पता है। बस मैं मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ओरिजिन पे आया और उसको मैंने कॉल किया और बोलता हूँ भाई आप कहाँ हो। तो उसने अगर सिर्फ बोला ये कि मैं 10 मीटर की दूरी पे हूँ, ओरिजिन से 10 मीटर की दूरी पे हो, तो अब सोचो ओरिजिन से तो 10 मीटर इधर भी हो सकता है, y की तरफ भी, निगेटिव x की तरफ, निगेटिव y की तरफ, यानी कि अगर और पॉसिबल रास्ता है z भी हो सकता है, निगेटिव z पॉजिटिव z, यानी कि चारों साइड हो सकता है 10 मीटर। जैसे ये है तो यहाँ पे कोई बंदा है, मतलब यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे कोई है यहाँ पे, और उसने बोला कि मैं वहां से 10 मीटर की दूरी पे हूँ, तो 10 मीटर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यानी कि चारों साइड हो सकता है 10 मीटर। अब सोचो मैं किधर जाऊं, मेरे को तो सिर्फ पता है कि जिससे मैं मिलना चाहता हूँ तो 10 मीटर की दूरी पे है। तो सपोज मैंने y की तरफ चल दिया 10 मीटर, तो क्या हमें मिलेगा? तो जवाब है नहीं। फिर मैंने रिटर्न आया, फिर निगेटिव x की तरफ चला, फिर भी मैंने उससे नहीं मिल पाया। फिर निगेटिव y की तरफ चला तो भी मैं नहीं मिल पाया। तो फिर मैंने उससे कॉल किया कि भाई तुम हो कहाँ? 10 मीटर तो मैंने चला चारों साइड, आप तो मिल नहीं रहे हो। तो उसने अब बोलेगा कि भाई 10 मीटर x के तरफ हूँ, किधर हूँ? x के तरफ। तो उसने क्या अब मेंशन किया साथ में? 10 मीटर मैग्नीट्यूड तो मेंशन किया ही, और बोला x के तरफ हूँ, यानी कि उसने डायरेक्शन मेंशन किया। अब देखो मैं यहाँ पे हूँ, अब मेरे को 10 मीटर जाना है, लेकिन किधर? तो x के तरफ, यानी कि डायरेक्शन मेरे को पता है। अब मैं खटाक से एक ही बार में उसके पास पहुंच जाऊंगा। तो यानी कि सोचो, पोजीशन बताते समय डायरेक्शन का मेंशन करना जरूरी है या फिर नहीं है? तो जवाब है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप हो और मैंने आपको बोल दिया कि एक लड़का है ओरिजिन से 20 मीटर की दूरी पे। कहां से? 20 मीटर की दूरी पे। तब ओरिजिन से 20 मीटर किधर हो सकता है? इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यानी कि चारों साइड हो सकता है। तो आप फिर कंफ्यूज हो गए कि नहीं कि किधर है, यानी कि नहीं पता, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता है? तो जवाब है नहीं। लेकिन वहीं पे मैं बोल देता हूँ कि वो लड़का जो है 20 मीटर की दूरी पे y की तरफ है, तो आपके माइंड में डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा कि नहीं, वो जो लड़का जो है यहाँ पे है, यानी कि y की तरफ 20 मीटर की दूरी पे है। तो देखो, मैग्नीट्यूड तो है ही, लेकिन क्या पोजीशन बताते समय हमें डायरेक्शन का नीड पड़ रहा है? तो जवाब है हाँ। अगर डायरेक्शन हम नहीं बताते हैं तो मेरा क्वेश्चन अनकंप्लीट रहता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो सामने वाला बंदा का पोजीशन कहाँ है। ये तो पता चल जाता है कि 10 मीटर की दूरी पे है या फिर 50 मीटर की दूरी पे है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलता है कि वो कहाँ पे है। तो इसको बताने के लिए डायरेक्शन का नीड है या फिर नहीं है? तो जवाब है। अब अगला क्वांटिटी है फोर्स। क्या फोर्स को बताने के लिए डायरेक्शन का नीड है? फोर्स को बताने के लिए डायरेक्शन का नीड है? तो जवाब है। कैसे? तो देखो, जैसे ये ब्लॉक है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये ओ है। अब इस पे हमें फोर्स लगाना है, तो मैंने किसी को बुलाया और बोला कि भाई साहब इस पे फोर्स लगा दो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा कि फोर्स तो लगाना है, लेकिन किधर? बी के तरफ या फिर ए के तरफ? तो देखो किधर पूछ रहा है, किधर, तो डायरेक्शन पूछ रहा है कि नहीं। तो अगर हमें बी के तरफ ब्लॉक को पहुंचाना होगा तो बोलेंगे ओ से बी के तरफ लगाओ, अगर ए के तरफ पहुंचाना होगा तो ओ से ए के तरफ, और उसी मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ब्लॉक को पुश करेगा। अगर बी के तरफ ले जाना होगा तो ओ से बी के तरफ फोर्स लगाएगा, और ए के तरफ लाना होगा
तो ओ से ए की तरफ फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है या फिर नहीं? तो फोर्स को भी डिस्कस करने के लिए डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है। तो यानी कि इसके पास भी डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन, तो अब इसके पास भी डायरेक्शन होता है। जैसे देखो फोर्स लगाएंगे ओ से बी के तरफ, ओ से बी के तरफ लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है ब्लॉक ओ से बी के तरफ जाएगा, तो इसमें एक्सेलरेशन भी आएगा किधर? ओ से बी के तरफ, यानी कि यहाँ एक्सेलरेशन भी आएगा। तो एक्सेलरेशन के भी पास डायरेक्शन है। जैसे देखो ये ब्लॉक है, इसको बोलूंगा कि भाई एक्सेलरेट कराओ, तो वो डायरेक्ट पूछेगा किधर? बी के तरफ या फिर ए के तरफ? तो मैंने बोला कि बी के तरफ एक्सेलरेट कराओ, तो वो क्या करेगा? ए से ओ से बी के तरफ पुश करेगा और फिर ब्लॉक ओ से बी के तरफ एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। अब देखो अगला क्वांटिटी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का भी डायरेक्शन का नीड होता है। जैसे देखो कोई गाड़ी जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो किधर? यानी कि गाड़ी तो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, तो हमें ये बताना होगा कि ना कि भाई साहब जो गाड़ी है 20 मीटर ईस्ट की तरफ जा रही है या फिर साउथ की तरफ जा रही है। तो ये अगर मैं डायरेक्शन वहां पे बता दूंगा तो सामने वाला समझ जाएगा कि नहीं जो गाड़ी है ईस्ट की तरफ जा रही है या फिर वेस्ट की तरफ जा रही है। तो ये तो डायरेक्शन से, अब ये तो डायरेक्शन वाली बात हो गई। अब अपने लोग को ऐसा ही ढेर सारा क्वांटिटी आगे मिलता रहेगा और अपने लोग को इसी तरह से हम लोग सोचेंगे कि क्या उसके पास डायरेक्शन है या फिर नहीं है। अब देखो यहीं से अपना वेक्टर निकल के आएगा। कैसे? तो देखो अपने लोग को फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स का मिला। कैसा? एक तो जिसके पास डायरेक्शन नहीं है और एक वैसा जिसके पास डायरेक्शन है, यानी कि दो टाइप्स का फिजिकल क्वांटिटी मिला। देखो मैग्नीट्यूड तो सभी के पास है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन किसी के पास डायरेक्शन है और किसी के पास नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने लोग को फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स का मिला? दो टाइप्स का, एक डायरेक्शन वाला और दूसरा बिना डायरेक्शन वाला। और ये जो डायरेक्शन वाला है इसी को बोला गया है वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी। और दूसरा जो है बिना डायरेक्शन वाला, इसको बोला गया है स्केलर क्वांटिटी। अब देखो अपना ये वेक्टर और स्केलर कहां से आया है, ये आपको क्लियर कट अब आपको आइडिया लग गया होगा कि वेक्टर कहां से आया है और स्केलर कहां से आया है। तो देखो ये फिजिकल क्वांटिटी से आया है। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स का? तो दो टाइप्स का, एक डायरेक्शन वाला और एक बिना डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन वाला को बोल दिया गया वेक्टर और बिना डायरेक्शन वाला को बोल दिया गया स्केलर। तब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे चलिए ठीक है, आपने डायरेक्शन वाला को बोला वेक्टर, स्केलर वाला को बोला आपने और बिना डायरेक्शन वाला को बोला आपने स्केलर, तो फिर वेक्टर पे एक चैप्टर बनाया गया, स्केलर पे नहीं, क्यों? ऐसा क्यों? तो देखो दोस्तों इसका भी एक रीजन है, ऐसी थोड़ी ना कुछ बना दिया जाता है। तो देखो दोस्तों अपने लोग के पास जो पहले से मैथमेटिक्स अवेलेबल है, यानी कि जो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स है, वो ये इजीली मान रहा था, डायरेक्ट विदाउट डायरेक्शन वाला क्वांटिटी इजीली मान रहा था, यानी कि उसी मैथमेटिक्स के हिसाब से घट या फिर जुट रहा था। लेकिन ये डायरेक्शन वाला क्वांटिटी है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, वो अपना पहले से जो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स है उसको मानने को तैयार नहीं था। तो अब सोचो आगे इन्हीं क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करना है और इन्हीं के जोड़ घटाव नहीं आएगा तो उसको हम कैसे ऑपरेट कर पाएंगे? तो उसी क्वांटिटी को ऑपरेट करने के लिए एक मैथमेटिक्स बनाया गया है जो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स है, जो इसी चैप्टर में पढ़ना है, वेक्टर चैप्टर में। तो इसीलिए वेक्टर के लिए एक वेक्टर चैप्टर बनाया गया हुआ है। ओके, अब देखो सोचो वेक्टर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। अब आगे अपने लोग क्या पढ़ेंगे? इन्हीं पोजीशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, इन्हीं सबको डिस्कस करेंगे। और सोचो इन क्वांटिटी को अपने लोग जोड़ना घटाना नहीं सीखेंगे तो आगे अपने लोग आगे चल करके चैप्टर में फंसेंगे या फिर नहीं फंसेंगे? तो जवाब है बिल्कुल फंसेंगे। तो इसलिए आप इस चैप्टर को लाइटली नहीं लीजिएगा, क्योंकि आगे अपने लोग को इसी क्वांटिटी को डील करना है और इस क्वांटिटी को जोड़ना घटाना नहीं सीखेंगे तो क्या आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी? तो सिंपल सी बात है, आएगी। तो ठीक है, अब इसको राइट डाउन करो। अब बात करते हैं इसके लिए क्यों नया मैथमेटिक्स चैप्टर बनाया गया। दोस्तों ये जो अपना डायरेक्शन वाला है और एक ये बिना डायरेक्शन वाला है,
ये देखो, ये बिना डायरेक्शन वाला जो सिंपल मैथमेटिक्स मानने को तैयार था, और ये वेक्टर ये सिंपल मैथमेटिक्स नहीं मानने को तैयार था। कैसे? तो देखो अभी मैं आपको थोड़ा फील देता हूँ, और इसीलिए एक नया चैप्टर बनाया गया वेक्टर। तो थोड़ा इसको स्पेस बना रहे यहाँ पे। देखो जैसे पहले अपने लोग स्केलर का बात करते हैं, यानी कि बिना डायरेक्शन वाला का। तो जैसे देखो मास है, अगर इसमें 2 kg मास है, फिर आपने उसमें 4 kg ऐड किया, 4 kg ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 6 kg मास हो जाएगा। अब देखो कहीं पे 10 kg मास है, उसमें से आपने 3 kg सब्सट्रैक्ट कर लिया तो कितना हो जाएगा? 7 kg हो जाएगा। और ऐसा होता भी है, जैसे देखो आपके थैला में 2 kg मास है, फिर आपने 2 kg खरीदा और 2 kg रख करके थैला में रखा तो कितना हो जाएगा? 4 kg हो जाएगा। अगर आपके थैला में 10 kg है और आप थैला में से कुछ मास निकाल लिए जैसे 3 kg, तो आपके पास कितना kg मास बचेगा थैला में? तो 7 kg। यानी कि आप डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हो, जो स्केलर क्वांटिटी है मास बिना डायरेक्शन वाला, वो आराम से घट भी रहा है और जुट भी रहा है। लेकिन यही बात डायरेक्शन वाला के साथ नहीं होता है। जैसे देखो फोर्स, फोर्स क्या है? डायरेक्शन वाला क्वांटिटी है। तो जैसे देखो ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक पे F1 लग रहा है 8 न्यूटन और F2 लग रहा है 6 न्यूटन। अब हम पूछेंगे कि इस ब्लॉक पे F नेट कितना लग रहा है, तो आप आराम से सिंपल मैथमेटिक्स लगाओगे और कह दोगे कि F नेट जो है 14 न्यूटन, 14 न्यूटन। अब ये आंसर आप दोगे तो ये आंसर आपका नहीं गलत है और नहीं सही है, ये आंसर आपका चला गया मे बी में। मतलब ये आप 14 न्यूटन ब्लॉक पे लग भी रहा होगा, नहीं भी लग रहा होगा। तो सबसे पहले देखो ये फोर्स है, फोर्स क्या है? वेक्टर। तो वेक्टर को बताने के लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो यहाँ तो हमें डायरेक्शन मेंशन करना सबसे पहली बात है, जो कि हम नहीं करा था आपको समझाने के लिए। तो देखो अब दो F1 और F2, F नेट 14 न्यूटन है, आपने सिंपल मैथमेटिक्स लगाया तो, और लेकिन वो आंसर चला गया आपका मे बी में, मतलब सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो देखो अगर ये फोर्स दोनों ऐसे लगता एक डायरेक्शन में F1 और F2, तो इस समय जो आपका F नेट निकल के आएगा उस समय इस समय 14 न्यूटन आएगा। लेकिन यही फोर्स एक F1 इधर लगता और F2 इस ब्लॉक पे ऊपर लगता, ऐसे लगता है F2, तो उस समय जो आपका F नेट जो आएगा वो आएगा 10 न्यूटन। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगता, F1 इधर और F2 इधर लगता, तो उस समय जो आपका F नेट निकल करके आएगा 2 न्यूटन। तो सोचो वेक्टर में कितना पॉसिबल है। स्केलर में तो वही चीज आराम से जुट घट रहा था, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन वाला क्वांटिटी के साथ वो नहीं हो रहा है। दो ही क्वांटिटी है, उसको हम जोड़ेंगे तो देखो अगर सेम डायरेक्शन में तो 14 न्यूटन है, अगर दोनों परपेंडिकुलर लग रहा है तो 10 न्यूटन है, अगर दोनों अपोजिट लग रहा है तो 2 न्यूटन है। तो सोचो वही दो फोर्स का अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। यानी कि ये सिंपल मैथमेटिक्स नहीं मान रहा है। अगर सिंपल मैथमेटिक्स मानता तो डायरेक्शन जो भी होता है कोई मैटर नहीं करता, 14 न्यूटन ही आता, लेकिन ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो सोचो क्या इसके लिए हमें नया मैथमेटिक्स का नीड है या फिर नहीं है? तो जवाब है। तो इसी टाइप्स का मैथमेटिक्स, इसी को ये 14 कैसे होगा, 10 कैसे होगा, 2 कैसे होगा, कब 2 होगा, कब 8 होगा, यही सब देखने के लिए अपने लोग सीखेंगे वेक्टर चैप्टर में, इसी का जोड़ घटाओ। ठीक है, अब इसे राइट डाउन करो। अब हम वेक्टर के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वेक्टर के बारे में लिख दिया है। देखो जो फिजिकल क्वांटिटी था वो अपना 2 टाइप्स का आया था, एक वेक्टर और एक स्केलर। जो एक डायरेक्शन वाला था उसको वेक्टर बोले थे, और जो बिना डायरेक्शन वाला था उसको स्केलर बोले थे। और जो बिना डायरेक्शन वाला था वो सिंपल मैथमेटिक्स मान रहा था, तो उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चीज सीखने का जरूरत नहीं था। और वेक्टर जो है ये अपना सिंपल मैथमेटिक्स नहीं मानता था, तो उसके लिए हमें एक अलग से मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा जो इस वेक्टर में सीखेंगे। ओके, वेक्टर चैप्टर में। तो अब वेक्टर के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया। क्या है? तो देखो दो फिजिकल क्वांटिटी, ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर भी, विच है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा, एंड एज वेल एज डायरेक्शन, और उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो, और एंड दे मस्ट बी फॉलो, और वो क्या फॉलो कर रहा हो? वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, जो अपने लोग सीखेंगे, और उसी को बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन। और उसका एग्जांपल फोर्स, पोजीशन, वेलोसिटी, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मोमेंटम, इसका ढेर सारा है जो अपने लोग आगे बात करेंगे। अब स्केलर के बारे में
लिखते हैं। तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। फिर स्केलर को देखते हैं। तो दोस्तों अब हम अगला क्वांटिटी स्केलर के बारे में लिख दिया है कि स्केलर के क्या होता है। तो अपने को तो पता है स्केलर क्या होता है, जिसके पास केवल डायरेक्शन हो और सॉरी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और प्लस साथ में वो अपना सिंपल मैथमेटिक्स मान रहा हो। तो वही लिखा हुआ है, दो फिजिकल क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड, केवल उसके पास मैग्नीट्यूड हो। और देखो जनरली दे डोंट हैव डायरेक्शन। और देखो जो जनरली देखा गया है, जो स्केलर क्वांटिटी है, जो नॉर्मली केस में देखा गया उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। और अगर बाय मिस्टेक अगर जनरली दे डोंट हैव डायरेक्शन यानी कि उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, अगर डायरेक्शन होगा भी बाय मिस्टेक होगा भी तो वो कौन सा मैथमेटिक्स फॉलो करेगा, अलजेब्रिक मैथमेटिक्स फॉलो करेगा। देखो स्केलर क्वांटिटी के पास तो डायरेक्शन होता नहीं है जनरली, लेकिन जनरली क्या है, जनरली वर्ड एक एक्सेप्शन अपने आप में डालता है। जैसे देखो आपसे कोई पूछता कि आप आम खाते हो, तो आप अगर बोल दिया कि जनरली नहीं खाता हो, यानी कि जनरली नहीं खाता हो, आप नहीं खाते हो, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है कि अगर मिले तो खा भी लेते हैं कभी कभी। वैसे ही यहाँ पे है, देखो जनरली दे डोंट हैव डायरेक्शन यानी कि उसके पास जनरली डायरेक्शन नहीं होता है। अगर होगा तो अगर स्केलर के पास अगर सपोज हो भी गया डायरेक्शन तो अपना अलजेब्रिक मैथमेटिक्स वो मानेगा। जैसे देखो अब इसका एग्जांपल मास, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, करंट, ये सब क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि चलिए स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है और जनरली वर्ड लगा है, एक्सेप्शन है, तो कोई ऐसा क्वांटिटी होगा जिसके पास डायरेक्शन होगा और वो डायरेक्शन के साथ साथ भी स्केलर होगा। तो है वो क्वांटिटी है जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं, और वो क्वांटिटी करंट है। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है और फिर भी वो क्या कहलाता है, स्केलर कहलाता है। कैसे, तो देखो जैसे इसका एग्जांपल है करंट। करंट देखो करंट के पास तो मैग्नीट्यूड है ही, मैग्नीट्यूड है ही, और इसके पास डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कौन सा है, तो देखो ये करंट जो होता है ऑपोजिट टू द फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। जैसे देखो ये वायर है और इस वायर में अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है इसमें करंट जो होगा आई इधर मूव कर रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो आई जो होगा, आई का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में, तो देखो इसका डायरेक्शन है ना अपोजिट टू द फॉलो ऑफ करंट, अपोजिट टू द फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब तुम कहोगे कि इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये स्केलर क्यों है। स्केलर इसलिए है क्योंकि देखो वेक्टर होने का क्या कंडीशन है, एक तो उसके पास डायरेक्शन हो प्लस मैग्नीट्यूड तो होगा ही, प्लस वो सिंपल मैथमेटिक्स फॉलो नहीं कर रहा हो। कौन सा मैथमेटिक्स फॉलो कर रहा हो, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। और ये करंट जो है ये सिंपल मैथमेटिक्स फॉलो करता है, इसलिए क्या है, स्केलर है। जैसे देखो ये स्केलर है, स्केलर है क्यों, तो बिकॉज it doesn't follow vectorial mathematics। जैसे देखो इसका एग्जांपल देखो, अगर कहीं करंट इस वायर से जा रहा है 2 एम्पियर और एक वायर ऐसे जा रहा है उससे जा रहा है 3 एम्पियर, और ये जहां पे दोनों मिल रहा है और वहां से एक वायर निकल रहा है तो यहाँ से जाएगा ये 5 एम्पियर। तो यानी कि देखो अब ये डायरेक्शन है तो देखो सिंपल मान रहा है, देखो अब ये डायरेक्शन है, मान कर चलो इसके बीच में 30 है, 30 डिग्री है तो 5 एम्पियर है। अगर हो सके इसके 60 डिग्री भी तुम कर दोगे एंगल तो भी अगर इधर से 2 एम्पियर जा रहा है इधर से 3 एम्पियर जा रहा है तो ये 5 एम्पियर ही जाएगा। तो यानी कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि डायरेक्शन है तो डायरेक्शन है और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए सिंपल मैथमेटिक्स मान रहा है, इसीलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ठीक है, इसे आप राइट डाउन करो। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने लोग देखेंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और उससे आगे कुछ देखेंगे।